Hello friends. In P block elements, group number 15, one question was remaining that I forgot to discuss with you, and that is a very important question asked in 2 marks. And in board, it is asked that which of the following compound is responsible for the brown color ring in uh, ring test. See, this is the brown color complex, and that complex you have to prepare. So in objective asked, this question also asked one time in 2 marks in board. So the question is, write down first, explain the brown ring test for nitrate ion. Okay, during the preparation properties and uses of nitric acid, I listed the property last one. It gives a ring test, and that we will discuss in later, and then we haven't discussed it. So in 11th standard already you have done one ring test to identify NO3 minus ion in laboratory. तो उसमें आप लैब में क्या करते थे, एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, उस टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड लेते थे जिसका उसका सॉल्यूशन, जिसके पास नाइट्रेट आयन हो, जैसे कि लेड नाइट्रेट आपको लैब में दिया है तो नाइट्रेट की आयन, नाइट्रेट की जो टेस्ट थी तो वो रिंग टेस्ट, उसके बाद HNO3 है, और एक है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस है, लेड नाइट्रेट, ये जिसके पास भी नेगेटिव नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस, वो सब ब्राउन कलर रिंग टेस्ट देते हैं। तो उसमें आप क्या करते थे, पहले तो सॉल्यूशन लेते थे ये, इसके बाद उसमें जो है वो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन डालते थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और बाय द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब को थोड़ी स्लेंट करके 2 और 3 ड्रॉप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे। तो आपका जो सॉल्यूशन का लेवल यहाँ तक आ जाता था, ठीक है, ये सब। और इस जगह पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग मिलती थी, तब आप बोलते थे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर रिंग at the junction point of two solution, and this brown color ring is nothing but the confirmation test of NO3 minus ion. अब आपको याद आ गया होगा, तो वैसे ही आपको लिखना है। पहले क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें जो सोल्ट है नाइट्रेट आयन एक्वियस प्लस FeSO4, बाद में आप डालते हो सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है केमिकली वही हमें पढ़ना है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो नाइट्रेट की है उसमें Fe2 प्लस आयन, यहाँ FeSO4 का कौन सा आयन है, Fe2 प्लस आयन इज ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस आयन, और आपका जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन रिड्यूस टू नाइट्रोजन मोनोक्साइड आयन, और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये पहला पॉइंट देखिए, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है। ये देखिए पहला रिएक्शन आपके सामने है, NO3 माइनस प्रेजेंट, इट रिएक्ट विथ Fe2 प्लस एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स नाइट्रोजन मोनोक्साइड। अब यही नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो Fe2 प्लस रिएक्ट नहीं हुआ है, Fe2 प्लस, उसके साथ कंबाइंड होके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2, हेक्सा एक्वा फेरिक 2 प्लस, ठीक है। उसमें ये नाइट्रेट, ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो आपको पता नहीं है। तो ये 1 वाटर मोलिक्यूल रिमूव्ड बाय 1 NO मोलिक्यूल, तो यहाँ अंदर एक NO एंटर हो जाएगा, एक वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, चार्ज वही का वही रहेगा 2 प्लस। अब ये जो बनता है ये है ब्राउन कलर रिंग, ठीक है। कहाँ पे बनता है, इट इज एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ टू सॉल्यूशन। कौन सा जंक्शन पॉइंट, जैसे आप पहले नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालते हो, उसके बाद आप FeSO4 का सॉल्यूशन डालते हो, तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। अब आप इसमें H2SO4 डालते हो,
तो टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों टच होते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर रिंग मिलती है। तो how can we say that at the junction point of two solutions, one is the mixture of nitrate and FeSO4, another one is the sulfuric acid, due to some reaction brown color ring is obtained. Is it clear? ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना अब। तो देखिए, पहले तो आप अपने लैंग्वेज में लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला रिएक्शन जिसमें हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन वाला सॉल्यूशन, उसमें FeSO4 और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। बैलेंस आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर सको तो भी इम्बैलेंस लिख लेना। ये पहले स्टेप में एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, और जो वाटर मोलिक्यूल हमें मिलते हैं वही वाटर मोलिक्यूल को Fe2+ जो अनरिएक्टेड है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, उसमें NO एंटर हो जाता है, एक वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तभी उसमें जो है कौन सा कलर आता है, ब्राउन कलर। ठीक है, अभी इसका नाम नहीं देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे उसके बाद इसका नाम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ मैंने दिया है हेक्सा एक्वा आयन 2 कॉम्प्लेक्स, हेक्सा एक्वा आयन 2 कॉम्प्लेक्स। ये है नाइट्रोसोप पेंटा एक्वा आयन 2 कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर भी ये कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है जो ब्राउन कलर रिंग टेस्ट देता है। ठीक है, दो सॉल्यूशन के बीच में। तो ये क्वेश्चन लिख लेना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। इस वीक में आपकी एग्जाम है, तो हम लोग जो है इंटेक्स एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड लेट अस सॉल्व फर्स्ट ऑल इंटेक्स क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 15। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई पेंटा हैलाइड्स ऑफ दिस आर मोर कोवेलेंट देन द ट्राई हैलाइड। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फॉस्फोरस का। चलिए फॉस्फोरस का मैं पहले ट्राई हैलाइड ले लेता हूँ, फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड ले लेता हूँ। आंसर तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लिखा है, मैं समझा रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब P3+ की साइज P5+ से ग्रेटर ही होगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी। साइज जैसे भी डिक्रीज होती जाएगी तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता जाएगा। पोलराइजिंग पावर आप 11th स्टैंडर्ड में रिफर कर लेना कि फजान्स रूल क्या है। जैसे साइज डिक्रीज होगी पोलराइजिंग पावर जो है उसका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 5+ है। जैसे ही पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, पूरा फजान्स रूल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो इंक्रीज होगा। ये 3 पॉइंट पे पूरा आंसर आप समझा सकते हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो। जैसे ट्राइहेलाइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, पेंटाहेलाइड +5। एज साइज डिक्रीजेस पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई BH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई BH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है कि ये BiH3 का स्ट्रक्चर है एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लेस इन दैट ग्रुप। जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस है देन हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल, हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल, और दूसरों के लिए हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है, देयरफॉर इट वन इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों को हाइड्रोजन देता है मतलब आपका अपना ऑक्सीडेशन करता है दूसरे का। तो BiH3 का BiH बॉन्ड सबसे वीक है उस ग्रुप में। आप पीरियोडिसिटी केमिकल प्रॉपर्टी की देख लीजिए, तो ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आंसर 1 लाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है,
तो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, लेस लेंथ। अब छोटी बॉन्ड लेंथ है, आपको पता है कि बड़ी लकड़ी है तो तोड़ना आसान है, छोटी लकड़ी है तो तोड़ना डिफिकल्ट है। तो ये लेस लेंथ है, उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी मोर है। तो रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, bond dissociation enthalpy room temperature, so therefore at room temperature it is less reactive क्या साहब, ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, रिएक्टिव ही नहीं है। फिर भी कभी कभी कोई नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है सनलाइट में, और कुछ 1-2% रिएक्शन हो जाता है, इसलिए हम लेस रिएक्टिव का यहाँ पे यूज़ किया है। मैं तो बोलूँगा कि ये बिल्कुल रिएक्टिव ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, 3 बॉन्ड तोड़ना नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड नहीं टूटेगा रूम टेम्परेचर पे, लेस रिएक्टिव। ठीक है, आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है ही, आप थोड़ा उसमें से लिखो तो भी चलेगा, मैं समझा रहा हूँ उस लैंग्वेज का यूज़ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन आवर थियरी, बट लेट अस डिस्कस वंस अगेन। कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस। तो फर्स्ट आपको हेबर प्रोसेस का रिएक्शन लिखना है। आपको पता है कि हेबर प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। सो वी रिक्वायर डिक्रीज इन टेम्परेचर, गुड अकॉर्डिंग टू लॉस अटेलियर्स प्रिंसिपल, बट अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक प्रॉब्लम अराइजेस, वो थियरी आप ठीक से देख लेना। तो इसका सीधा आंसर आता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉस अटेलियर्स प्रिंसिपल एंड केमिकल काइनेटिक, 700 केल्विन टेम्परेचर, Fe कैटालिस्ट एंड ये दो हमें प्रमोटर चाहिए, और 200 बार प्रेशर जो राउंड लगाए हैं ये आपका आंसर है। ये आपने थियरी तो की है, ये बार प्रेशर, ये कैटालिस्ट और ये प्रमोटर्स, तभी हमें यील्ड मैक्सिमम मिलेगी। थियरी से ही सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये भी थियरी का ही क्वेश्चन है। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो मैंने समझाया कि कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस है, सॉरी कॉपर सल्फेट जो है वो कैसे ब्लू कलर का है, सॉरी ब्लू कलर का। और उसमें जब एमोनिया आप ऐड करते हो तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये रहा कॉम्प्लेक्स आपके सामने CuNH3 4 2+, तो डीप ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसी तरह कॉपर 2+ जो है ब्लू टू डीप ब्लू में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या है, तो ये आपके सामने लिखा है, वो रिएक्शन आपको वहाँ पे आंसर में देना है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये सीधा आंसर आ रहा है कि व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ N2O5। तो कुछ नहीं करना है, आपकी बुक में N2O5 का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से कोई एक ले लो। अब देखिए ये इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। ये दूसरा नाइट्रोजन, इसने भी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। तो जितने बॉन्ड बनाए उतनी उसकी कोवेलेंसी होगी, तो कोवेलेंसी हुई उसकी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो ये मैं थियरी में डिस्कस कर चुका हूँ कि वाई pH4+ बॉन्ड एंगल इज हाइयर देन pH3। आपको याद दिला दूँ, मैंने VSEPR थियरी का सपोर्ट लिया था, VSEPR से मैंने आपको ये थियरी समझाई थी। अब दूसरा क्वेश्चन उस टाइम पे मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी दैट इज इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो भी इजी है कि फॉस्फिन अगर किसी हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए PH3 इफ रिएक्ट विथ HCl तो वो बनाएगा, जैसे एमोनियम क्लोराइड एमोनियम ब्रोमाइड बनता है ऐसे फॉस्फोनियम क्लोराइड बनेगा। चलिए HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो PH4Br बनेगा, ठीक है। HI के साथ रिएक्ट करेगा तो PH4I बनेगा, फोस्फोनियम आयोडाइड। तो ये फोस्फिन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी बेस है, हालांकि एमोनिया से ये वीक बेस है, फिर भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देगा,
मेरे प्यारे बच्चों सोल्ट देगा, ठीक है। व्हेन फॉस्फेन रिएक्ट विथ एनी एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड, तो वी गेट अ क्लोराइड सोल्ट, ब्रोमाइड सोल्ट, आयोडाइड सोल्ट, ठीक है। ये तो मैं समझा चुका हूँ, आप जरा रिफर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट हैपन्स, हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक में, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन फॉस्फोरस हीटेड विथ अ कॉन्सनट्रेटेड। तो इन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, शॉर्ट नोट, आपकी नोट ठीक से चेक करो। इन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस आई टोल्ड यू दैट वाइट फॉस्फोरस अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यही फॉस्फोरस -3 रिडक्शन होता है, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड एटमोस्फियर हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला इनर्ट। आप पूछेंगे कि आपने बोला था इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस थोड़े महंगे रहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चल जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के साथ ये रिएक्शन आप अपनी जो मैंने एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस शॉर्ट नोट ली है उसमें आपने लिखा है, तो सीधा आंसर वहां से आपको यहाँ मिल रहा है। देन आफ्टर, अभी अभी 2-3 लेक्चर पहले ही, व्हाट हैपन्स व्हेन PCl5 इज हीटेड, मैंने बताया कि PCl5 इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और refer that video, or refer your note that I told you this equatorial bonds are short, these are the axial bonds are long due to repulsion। तो इसको तोड़ना आसान है, एक्सियल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है। तो जैसे ही हम PCl5 को हीट करते हैं तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिलके हमें Cl2 गैस देते हैं। तो सीधा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टू एक्सियल बॉन्ड टूट टूट के हमें क्लोरीन गैस मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ वाटर, ये भी जो लास्ट शॉर्ट नोट है हमारी, राइट अ नोट ऑन हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड, PX3 एंड PX5। तो ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन इसमें आपको ऐड करना है POCl3, आपकी बुक में भी लिखा है, बैलेंस्ड करके मैंने दिया है 3H2O। तो ये बनाता है H3PO4, 2 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे आधा आंसर है ये। जैसे राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ वाटर, तो 2 स्टेप में रिएक्शन है, यहाँ पे एक स्टेप दिया है, POCl3 बनता है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें ये कितने 6 हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन, तो 3 HCl हमें मिलेंगे, 3 HCl। देखिए पूरा बैलेंस हो गया, ये यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो ये आंसर आ गया 2 मार्क में, एक रिएक्शन 1 मार्क, या तो 1 मार्क में भी हो सकता है, लेकिन 1 मार्क हमारी पेपर स्टाइल में नहीं है, इसलिए ये आधा आधा मार्क, इसका 0.5 मिलेगा, इसका 0.5 मिलेगा, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है हाइड्रोलिसिस। पहले में हमें मिलेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड सेकंड वी गेट द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो अभी अभी आपने एक लेक्चर पहले ही सभी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। उस स्ट्रक्चर में मैंने बोला है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और उतनी ही उसकी बेसिसिटी है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ऐसे 3, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि बेसिसिटी इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड। अब H3PO3 को हम हीट करते हैं, तो लास्ट में मैंने ये कंसेप्ट लिया है कि इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन +5 दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन मैंने दिया है H3PO3, ऊपर तो बैलेंस लिखा है, वही आपको आंसर में देना है, H3PO4 प्लस PH3। कैसे डिसप्रपोर्शनल, इसका जो आप निकालेंगे तो +3, यहाँ पे -8, ये +5 और ये -3, तो यही फॉस्फोरस एसिड H3PO3, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इंक्रीज बाई 2, उसका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज बाई 6। तो +3 to -3 रिडक्शन, +3 to +5 ऑक्सीडेशन। तो वही रिएक्शन अगर आपने थियरी ठीक से तैयार की है तो इसका आंसर देने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे सब इंटेक्स क्वेश्चन, टोटल 12 इंटेक्स क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बेस्ड ऑन ग्रुप नंबर 15। ओके, लेट अस डिस्कस
about the exercise questions. Let us start the exercise question. First question of our exercise is to discuss the general characteristic of group number 15. Okay, electronic configuration, oxidation state, atomic size, ionization enthalpy and electronegativity, वो सब हम आप यहाँ पे रिफर मत करिए, आप अपनी फेयर नोट देख लीजिए, उसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सब डिस्कस किया है, तो दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन है? दिस क्वेश्चन इज explain the anomalicity of nitrogen, give the anomalous behavior of nitrogen, and this question is very very important for our examination. Okay, and refer from textbook, ये question जो है anomalous behavior of nitrogen है। चलिए next, discuss the trends of chemical reactivity। पूरा question आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है, या तो हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, वो हमारा जो बोर्ड का लेक्चर है उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको लिया है कि एक्सप्लेन केमिकल पीरियोडिसिटी ऑफ ग्रुप नंबर 15। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 कैन नॉट फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डिपेंड सेंट्रल एटम, एक नाइट्रोजन है एक फॉस्फोरस है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ऊपर का, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है, ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन की लोन पेयर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव के सामने हाइड्रोजन के पास आती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर ये फॉस्फोरस का कोई लोन पेयर हाइड्रोजन के सामने आता है तो यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि ये इसके ऊपर पोलैरिटी नहीं है, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पोलैरिटी नहीं है, इसके ऊपर पोलैरिटी है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या पोलैरिटी कर रहे हो, समझाओ। जैसे कि एमोनिया है, ठीक है, ये एमोनिया, आपने ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे 3 डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके सामने कोई हाइड्रोजन आएगा तो ड्यू टू दिस 3 डेल्टा माइनस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉन्ड मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है ये सब पोलर बॉन्ड है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। शॉर्ट में आंसर तो यहाँ पे लिखा ही है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब इसकी जगह पे मैं PH3 ले लूँ, चलो ये PH, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, ऐसा 3 डेल्टा माइनस ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर इसके सामने कोई हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो बॉन्ड, ये मैं जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ फॉस्फोरस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड, वो पोलर नहीं है। सिर्फ इतना ही रीजन है। अब वर्ड में ये ऐसे लिख सकते हो आप, मैंने समझा दिया आपको पूरा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लेना। अब देखिए, हाउ नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नहीं करेंगे, आगे चलिए। हाउ एमोनिया मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली बाय हेबर प्रोसेस, ऑलरेडी यू नो। कॉपर मेटल का एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो आप मेटल विथ नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ली है उसमें कॉपर के साथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिंक के साथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये हमारे एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा रिएक्शन आपने प्रिपेयर किया है एंड एज ए होमवर्क मुझे सबमिट भी किया है, तो उसमें भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज इसमें देखनी है कि जैसे कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट होगा तो हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, बाकी सोल्ट तो दोनों में नाइट्रेट ही मिलेंगे। 8 number question is there, draw the resonating structures of NO2 and N2O5। तो इसमें तो क्या बताना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप मुझे सबमिट भी कर चुके हो, मैंने टेबल फॉर्म में आपको ड्रॉ करना भी सिखाया है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, तो वो सब स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बोर्ड पे भी मैंने ड्रॉ करके आपको फोटोज भेजे हैं, तो ये कोई भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ हमारी एक्सरसाइज में 2 दिए हैं कि इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको ये समझ लेना है कि हमें कोई भी
oxides of nitrogen as to draw the resonating structures. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Now इसमें क्या है कि hydrogen angle is higher than the PHP and HSH and SBH. Why? नाइट्रोजन की वैल्यू जो है, ये पूछ रहे हैं ऐसे. क्वेश्चन जरा समझिए, ठीक है. AS और ये है SB. अब ये एंगल जो है यहाँ पे, दिस वन इज ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू. क्यों ऐसा है? तो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस. इसमें तो आप मना नहीं कर सकते. और एक चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल, यहां पे लोन पेयर तो है ही, लेकिन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस. दो लोन पेयर है, ठीक है, फिर भी ये सेमी मेटल है दोनों. इसके बाद बिस्मथ मेटल है, तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इतनी वो रखते नहीं. लोन पेयर है फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डोनेट करने की टेंडेंसी. जैसे कि मेरे पास कोई आता है, नहीं मुझे रखना कंपलसरी है, लेकिन मैं उसको धक्का देता रहता हूँ, नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता. नाइट्रोजन को ये दो इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाओगे तो जैसे साइज बढ़ती है तो उसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है. और ऐसे भी सोच सकते हो ना कि ये नाइट्रोजन छोटा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसको ज़्यादा लगेगी. उससे बड़ा ये है आर्सेनिक, तो ये दो इलेक्ट्रॉन उसको डेंस लगेंगे ही नहीं, ठीक है. अगर कोई एक छोटे बच्चे को 10 किलो का वजन दे दो तो उसको वो तो दब जाएगा ना. आप 10 किलो उठाएंगे तो आपको थोड़ा वजन लगेगा. अगर कोई टाटा सुमो है उसको आप देंगे 10 किलो तो ऐसे ही घुमाते घुमाते ले जाएगा. मतलब कि उसको उस वेट की डेंसिटी लगती नहीं है. ये एंटीमनी इतना है तो देखिए यहाँ उसको लोन पेयर की डेंसिटी दिखाई नहीं देगी. तो जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती है, ठीक है, तो ये सब जो है वो sp3 कैरेक्टर है. तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा इसका? स्टैंडर्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट. स्टैंडर्ड तो एक में एक भी कंपाउंड में नहीं है, तो यहाँ होगा 107 डिग्री. ओके, तो सेंट्रल एटम जैसे जैसे ही बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे उसके ऊपर कम होती जाएगी, ठीक है. और सेंट्रल एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो sp3 है, तो उस हिसाब से आपको बॉन्ड एंगल जो है वो एमोनिया में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है. 9 नंबर का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का. ठीक से देख लो, एक बार सोच लो, ठीक है. द डिक्रीज्ड bond angle in other hydride can be explained by the fact that the sp3 hybridization become less and less distinct with increased size of central atom. okay, तो ये बॉन्डिंग जो है घटती जाएगी, ठीक है. यहाँ पे 107 डिग्री है, यहाँ पे है वो 93 डिग्री नियर अबाउट, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, और यहाँ पे जो है वो 91 डिग्री है. समझ रहे हो? NH3 से लेके SB तक जाओगे तो ये होगा, ठीक है. नहीं समझ में आता है तो बाद में पूछ लेना. इसका रीज़न ऊपर भी लिखा हुआ है. डेंसिटी जैसे घटती है तो ये एंगल भी घटता है. चलिए आगे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. R3P डबल बॉन्ड O, R3N डबल बॉन्ड O. R3P डबल बॉन्ड
but n double bond O not exist. तो p डबल बॉन्ड जो है ना भाई, ये मेरे बच्चों ये d पाई, इसका d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अब n डबल बॉन्ड O में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ऑलरेडी R R R, ठीक है, तो इसका p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका d होना चाहिए, लेकिन n के पास तो d है ही नहीं। दूसरी बात मैं करूं तो यहां पे भी R3 है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये d पाई p पाई है, तो एक मैं सीधा आपको केमिकल प्रॉपर्टी में से, फिजिकल पीरियोडिसिटी में से, या तो एनोमलस बिहेवियर में से उठा रहा हूं। इसकी कोवेलेंसी 5 और ग्रेटर देन 5 हो सकती है, ठीक है, मतलब कि 4 और ग्रेटर देन 4 हो सकती है। ऐसे कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ 4 ही हो सकती, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। 22 इसका इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड तो इसने बना दिया। तो सीधा रीजन दे सकते हो ना, अब d पाई p पाई याद नहीं रहता है, ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इसकी कोवेलेंसी 5 पॉसिबल है, इसकी 5 पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये p डबल बॉन्ड O, फिर से मैं बता दूं, अगर डीप में जाना चाहते हो तो इसका p ऑर्बिटल यूज होगा, इसकी d ऑर्बिटल यूज होगी। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये d पाई p पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये जो है n डबल बॉन्ड O, तो अगर ये पाई बॉन्ड बनाना है, ऑलरेडी 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड बाय R ग्रुप, तो यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ p तो है लेकिन यहाँ d नहीं है, तो ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे p पाई d पाई बॉन्ड लिखा ना, आप थोड़ा चेंज कर देना, d पाई p पाई बोलना, क्योंकि जो ये एटम है उसका d चाहिए, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन का तो p उसके पास भी नहीं है, d तो उसका तो p यूज नहीं है तो वो करेगा, लेकिन फॉस्फोरस तो ऑलरेडी 3 वैलेंसी ले चुका है, नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 वैलेंसी बाय R ग्रुप ऑक्यूपाइड। अब फॉस्फोरस के पास तो d है तो p डबल बॉन्ड O पॉसिबल है, नाइट्रोजन के पास d नहीं है तो n डबल बॉन्ड O इसके बाद पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल है, अगर ऑक्साइड्स और ऐसा है तो वो अलग चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब NH3 इज बेसिक बट Bi3 इज फीबली बेसिक, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं सीधा समझा देता हूँ, BiH3, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी लोन पेयर वो दूसरे को डोनेट करेगा। और जैसे ये नॉन मेटालिक हाइड्राइड है, ये मेटालिक हाइड्राइड है, ऐसा भी बोल सकते हो कि नॉन मेटालिक हाइड्राइड आर बेसिक, मेटालिक हाइड्राइड्स आर नॉट बेसिक, ठीक है। फिर भी ये फिबली बेसिक है, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर डोनेट करके वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और अकॉर्डिंग टू लेविस बेस, लबड़े लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ये बिस्मथ नहीं रखता है, ठीक है। डेंसिटी भी कम है क्योंकि साइज उसकी बड़ी। तो अब एक बार आप आंसर पढ़ लीजिए, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड कंसेप्ट। ये फिबली, फिबली मीन्स हार्डली, वेरी वेरी लेस बेसिक है। दूसरा एक रीजन ये भी हम दे सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है वो स्मॉल है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। अगर एक आदमी 3 फुट लंबा है और उसको आप 4 मीटर कपड़ा देंगे तो वो पूरा डेंस हो जाएगा कपड़े से। 6 फुट लंबा है और उसको 2 मीटर देंगे तो वो नहीं ढक पाएगा, इसलिए साइज बड़ी है तो डेंसिटी भी घटेगी, ठीक है। बिस्मथ में भी ये कंडीशन तो है,
लेकिन एक तो इसकी साइज बड़ी है, ऊपर ये डेंसिटी कम है, मेटालिक प्रॉपर्टी की वजह से डोनेट करने की भी टेंडेंसी नहीं है, वो जो बिस्मत में नहीं है वो सब यहाँ पे है, इसलिए ये इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट डायएटॉमिक while phosphorus as a P4. Why? तो इसमें भी आप दो रीजन दे सकते हो। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फॉस्फोरस। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट ले लो, बाद में साइज का कॉन्सेप्ट ले लो। नाइट्रोजन इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस इन साइज। नाइट्रोजन कैन फॉर्म अ मल्टीपल पी पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करता हूं। एंड दिस कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ये करेगा। ये तीन रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मोर, इसकी लेस, हालांकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव बट नाइट्रोजन इज मोर। साइज में देखें तो नाइट्रोजन इज स्मॉल साइज, फॉस्फोरस इज बिगर इन साइज। तो नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड कर, ये देख लीजिए, ये ऐसी चीज नाइट्रोजन में पॉसिबल है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फोरस पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये पाई ये बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, तो फॉस्फोरस क्या कर सकता है? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, उसकी वैलेंसी 4 तो है ही, तो ऐसे P4 डिस्क्रीट यूनिट बनाता है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, ओवरलैपिंग बाई p इलेक्ट्रॉन्स, सब p के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, लेकिन p में कितने? ये p ओवरलैपिंग है, मैंने P4 में समझाया है, स्ट्रेन 60 डिग्री वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो आपने दोनों शॉर्ट नोट प्रिपेयर की है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे भी दे रखा है, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेना, 10 पॉइंट इसमें निकाले, देखिए। ठीक है, आप अपनी थियरी, हमने जो थियरी लिखी है ना रेड और वाइट फॉस्फोरस की, उसमें से मैं जब आपको समझाया तब भी मैं बोला था कि ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो हमारी एक्सरसाइज में 13 नंबर का क्वेश्चन है कि दोनों की प्रॉपर्टी का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो ये देखिए 10 डिफरेंस है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी वाला आप निकाल देना, क्योंकि ये डिजिट मोर लेस याद रखना, ये लेस और ये 2.10 मोर, ऐसे जैसे ना यहाँ पे वेरी रिएक्टिव लेस लिखा है, जब डिजिट आती है तब मोर लेस कर दीजिए। ठीक है, ये 1.10 मतलब लेस डेंसिटी, दिस वन इज मोर डेंस। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम एक्सरसाइज के? 13 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 16। यहाँ पे लिखा है कैन PCl5 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई। तो हमें जस्टिफाई करना है, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही काम करेगा या तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। दोनों में से कौन सा काम करेगा? दोनों तो ये कर नहीं सकता, मैं समझाता हूँ कैसे। पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों इसके लिए करना। कैसे पॉसिबल नहीं है? देखिए PCl5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +5। +5 तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 से आगे जा ही नहीं सकता, समझ लीजिए। +5 से आगे ये जा ही नहीं सकता। थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको डिसाइड करना है या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए PCl5 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5। +5 के आगे नहीं जा सकता, +6 +7, मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। हाँ, +5 में से +4 +3 जो स्टेबल होगा, +2 +1 ऐसे जा सकता है, मतलब वो खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल, अब जो खुद का रिडक्शन करेगा देन इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा।
ठीक है, जा ही नहीं सकता +5 से आगे, ये मैक्सिमम उसकी वैलेंसी आ गई अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर 15, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस में ये सब पॉसिबल है, तो ये डिक्रीज है तो उसका रिडक्शन होगा, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5 हम कर चुके हैं। तो Ag का वो ऑक्सीडेशन करेगा Ag+ में, तो उसका क्या हो रहा है, PCl5 टू वो जा रहा है PCl3, तो इसमें है +5 तो डिक्रीज बाई 3+3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेम है PCl5 PCl3, तो +5 से +3, तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो वो कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज के भी सब क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। आप सब क्वेश्चन एक्सरसाइज की बुक अगर बनाना चाहो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो अलग से बना के आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप समझा सकते हो, तो थोड़ा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।